नमस्कार दोस्तों, 100 हीलर्स एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा नाइन्थ हाउस की कि क्यों बहुत बार जब हम शादी की टाइमिंग निकालते हैं तो हम पाते हैं कि नाइन्थ हाउस की अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा चल रही है। जो भी नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है कहीं ना कहीं वो दशा में आ रहा है और उसी समय शादी होती है। तो इसी को आज समझने का प्रयास करेंगे कि नाइन्थ हाउस की क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंस है शादी में। दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये एक शादी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक लड़का और एक लड़की शादी के बंधन में बंध रहे हैं। लेकिन उसके साथ जो बाकी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं वो सब के सब नाइन्थ हाउस के ही कारक तत्व हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शादी में एक पंडित जी हैं, वो हवन करा रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं। पंडित जी को भी नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। हवन यानी रिचुअल, जो फायर रिचुअल्स होते हैं ये भी नाइन्थ हाउस से आते हैं। और जो ये डिवाइन ब्लेसिंग एक ले रहे हैं, ईश्वर की कृपा पाने की प्राप्त कर रहे हैं, वही हमारी शादी सही चले। हम एक दूसरे के साथ वचन दे रहे हैं एक दूसरे को शादी का, और शादी में हमें कृपा प्राप्त हो, ये भी नाइन्थ हाउस का ही रोल है। तो आइए आज की प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों ये हम समझेंगे कि नाइन्थ हाउस के वो कौन से कारक तत्व हैं जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेशंस। तो शादी में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं, जिनके बिना शादी नहीं होती दोस्तों। तो जब भी एक लड़का और लड़की की शादी तय होती है तो सबसे पहले हम पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हैं शादी का। तो ये मुहूर्त निकालने की जो क्रिया है, ये कर्म है, ये नाइन्थ हाउस से ही आता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस ही धर्म भाव है। जो पांडित्य है कि पंडित जी हैं, जो प्रीस्ट हैं, एक तरह के वो गुरु हैं, और उनकी जो विद्या है उसके माध्यम से जब हम मुहूर्त निकाल रहे हैं ये नाइन्थ हाउस से ही देखा जाएगा। फिर शादी के समय पंडित जी आते हैं, शादी के फेरे पढ़वाते हैं, शादी कराते हैं, ये भी नाइन्थ हाउस से देखा जाएगा। और दोस्तों ना केवल हिंदू धर्म में, चाहे आप विश्व के किसी भी धर्म में आप देख लीजिए, बिना नाइन्थ हाउस के शादी नहीं होती है। ना शादी के समय क्रिश्चियंस में भी वो चर्च जाते हैं, वहाँ पे एक प्रीस्ट होते हैं जो अपनी उनकी होली बुक से कुछ चीज़ें पढ़ते हैं और उनको प्रॉमिस करवाते हैं शादी का। इस्लाम में भी जो मुस्लिम्स हैं वो काजी या मौलवी को बुलाते हैं और वो निकाहनामा पढ़वाते हैं। फिर और इवन सिखों में आप देख लीजिए, सिखों में तो गुरुद्वारे में ही शादी होती है, गुरुद्वारे में जाते हैं और जो उन सिख धर्म की होली बुक है श्री गुरु ग्रंथ साहिब, उसके ही फेरे लिए जाते हैं। और जो वहाँ ग्रंथी होते हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब के ही कुछ स्टैंजास, कुछ लाइंस पढ़ के शादी कराते हैं। तो जो शादी के रिचुअल्स हैं सारे शादी के समय, ये सब नाइन्थ हाउस से ही देखे जाएंगे दोस्तों। नाइन्थ हाउस धर्म भाव है। हमारे सनातन परंपरा में शादी को कर्म नहीं धर्म बताया गया कि बिना पति और पत्नी के कोई भी धार्मिक क्रिया पूर्ण नहीं होती। किसी भी धार्मिक क्रिया में जब पति कोई करता है तो पत्नी को भी साथ में शामिल होना होता है। तो शादी एक धर्म है, कर्म नहीं है। और नाइन्थ हाउस ही शादी को उसकी लीगल वैलिडिटी प्रोवाइड करता है कि समाज ने उस शादी को एक्सेप्ट कर लिया है, उसको समाज के सामने अब ये लड़का लड़की एक पति पत्नी बन चुके हैं। और ये जो वैलिडिटी है ये नाइन्थ हाउस से ही आती है। नाइन्थ हाउस दोस्तों कोर्ट मैरिज का भी हाउस है, कोर्ट्स का हाउस है, कानून का घर होता है। जो हमारे कानून बनाने वाले जजेस होते हैं, जुडिशरी के लोग होते हैं, ये भी एक तरह से गुरु की भांति होते हैं और इनको भी नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। कानून का भाव है नाइन्थ हाउस। तो कोर्ट मैरिज जैसे आजकल एक मैंडेटरी प्रक्रिया है शादी के बाद, वो भी नाइन्थ हाउस से ही देखी जाएगी। एक व्यूअर हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था कि आर्मी में जाने के क्या योग है। तो उसमें एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की है कि आप जजेस के ऊपर ही वीडियो बनाएं कि जजेस कैसे बनते हैं। तो नाइन्थ हाउस का बहुत बड़ा रोल है और उम्मीद है कि मैं आगे चलकर इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। शादी के समय दोस्तों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं। जब वो फेरे लेते हैं, कुछ लोग 4 फेरे कहते हैं, कुछ लोग 7 फेरे कहते हैं। तो वो वचन देते हैं बहुत सारे एक दूसरे को कि जीवन भर साथ निभाने के, एक दूसरे का साथ देने के। तो ये वचन जो होता है, प्रॉमिस, ये भी नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। और दोस्तों जो नाइन्थ हाउस है वो डिवाइन ब्लेसिंग का भी है। बहुत बार शादी के बाद जैसे हम देखते हैं हमारे इंडियन कल्चर में, जो पति पत्नी हैं वो एक किसी खास मंदिर में जाते हैं कि भाई हमारी शादी अच्छी चले, उसके लिए ईश्वर की कृपा प्राप्त की जाए। हमारे यहाँ कल्चर है इंडिया में, बहुत लोग शादी के बाद एक बड़े तीर्थस्थल पे जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं। वैष्णो देवी में मन्नतें भी मांगते हैं और वहाँ जाके माता का आशीर्वाद लेके आते हैं।
बहुत सारे लोग अपने कुल देवता या कुल देवी के मंदिर जाते हैं शादी के बाद और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आते हैं। 9th हाउस तीर्थ यात्राओं का भाव होता है, तो ये जो धर्म स्थानों में जाते हैं वो भी 9th हाउस से देखा जाता है। रिलीजियस विजिट टू इम्पोर्टेंट टेम्पल्स और वहाँ से डिवाइन ब्लेसिंग का प्राप्त करना, तो ये सारी जो कारक तत्व हैं ये 9th हाउस के कारक तत्व आते हैं और बहुत अहम भूमिका इनकी शादी में रहती है। इनके बिना शादी नहीं होती और यही कारण है कि हम जब देखते हैं कि बहुत बार शादी 9th हाउस की दशा में हो रही है। दोस्तों अब कुछ एग्जाम्पल हॉरोस्कोप से हम इसे समझेंगे। दोस्तों ये पहला हॉरोस्कोप एक महिला का हॉरोस्कोप है। इनकी डेट ऑफ मैरिज यहाँ दी हुई है और ये दशा है कि इनकी दशा किस ग्रह की दशा में हुई है, कि शादी जो है किस ग्रह की दशा में हुई है। यह इनका मेन राशि चार्ट है, D1 चार्ट जिसे बोलते हैं, और ये नवांश कुंडली है। दोस्तों बिना नवांश कुंडली के शादी का फलित पूरा नहीं होता। शादी के अलावा नवांश कुंडली को कहा जाता है कि बी फ्रूट ऑफ द ट्री है, कि राशि चार्ट अगर पेड़ है तो उसका फल नवांश कुंडली है। तो हमें दोनों को ही देखना होता है, किसी भी फल के लिए, किसी भी फलित के लिए, और शादी के लिए मुख्य तौर पे नवांश कुंडली देखी जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों इनकी शादी जो हुई है राहु की महादशा में हुई है। राहु 12वें भाव में बैठा हुआ है। दोस्तों ज्योतिष का एक सूत्र है, मेरा अपना अनुभव और अध्ययन है कि 3 ग्रह ऐसे हैं जो कुंडली में कहीं भी बैठे हो, उनकी महादशा या अंतर्दशा में हम ये कह सकते हैं कि शादी होने की संभावना है अगर व्यक्ति की शादी के लायक उम्र हो गई है। और वो 3 ग्रह हैं। पहले हैं शुक्र, क्योंकि शुक्र काल पुरुष कुंडली के नैसर्गिक 2nd और 7th लॉर्ड है। दूसरा और 7वां भाव शादी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुक्र कहीं भी हो कुंडली में अपनी महादशा, अंतर्दशा या पंचदशा में शादी दे सकते हैं। दूसरा जो ग्रह है वो है जुपिटर, गुरु, बृहस्पति देव। बृहस्पति देव डिवाइन ब्लेसिंग के कारक हैं, ईश्वरीय कृपा को दर्शाते हैं। वो सारी चीज़ें जिसमें सामाजिक तौर पे जिसे स्वीकृति मिल जाती है, एक्सेप्टेंस, सोशल एक्सेप्टेंस जिसे मिल जाता है, तो नैतिक तौर पे स्वीकार किया जाता है समाज के अंदर, वो गुरु के अधीन आता है। और गुरु को भी विवाह का कारक माना गया है। और स्त्रियों की कुंडलियों में तो गुरु को पति का ही कारक माना गया है। पुरुषों की कुंडलियों में शुक्र को माना गया पत्नी का कारक, और स्त्रियों की कुंडली में पति का कारक बहुत जगह गुरु को माना गया है। तो गुरु की महादशा, अंतर्दशा, पंचदशा में शादी हो सकती है, वो कहीं भी बैठे हो। और तीसरे जो ग्रह हैं वो है राहु। क्यों? क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह है जो व्यक्ति को, जीवन को संसार के बंधन में बांधते हैं। दोस्तों राहु एक देने वाले ग्रह हैं, वो इंसान को स्पिरिचुअल नहीं बनाते हैं। राहु, वो केतु का काम होता है कि आप चीज़ों के मोह से, बंधन से मुक्त हो और आगे बढ़े, अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़े। वो केतु का डोमेन है। राहु क्या करते हैं? राहु को, इंसान को जीवन के मोह माया के संसार के बंधनों में बांधते हैं। उसे धन देते हैं, उसे पारिवारिक सुख देते हैं, संपत्ति देते हैं, और व्यक्ति उन चीज़ों में ही अपनी तृप्ति महसूस करता है। उसे लगता है कि इन्हीं चीज़ों में सुख है। तो राहु इसलिए ऐसे ग्रह हैं जो शादी कराते हैं, शादी का बंधन देते हैं। तो यहाँ पे राहु की महादशा में शादी हुई है। राहु 12वें भाव में बैठे। कुंडली का 12वां भाव जो होता है वो बेडरूम लाइफ का होता है, प्राइवेट लाइफ का, और हनीमून का भी होता है। तो 12वें भाव की दशा में भी शादी होती है। जो अंतर्दशा नाथ हैं वो हैं बुध, मरकरी। दोस्तों मरकरी इस कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी है। यहाँ पे मिथुन राशि आ रही है, ये वृषभ राशि की कुंडली है। तो 2nd हाउस मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया कि 2nd हाउस बहुत ज़रूरी है शादी के लिए। परिवार का भाव है, शादी परिवार ही कराता है। तो मरकरी ने यहाँ पे अपने अंतर्दशा में शादी कराई है। और प्रत्यंतर दशा देखिए दोस्तों, शनि की चल रही है। शनि यहाँ पे 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड। शनि यहाँ पे नवम के स्वामी होकर 7th में बैठ गए, वक्री हो गए। तो यानी यहाँ पे शनि ने शादी कराई है नवम भाव के लॉर्ड ने। 9th हाउस आया है, शादी के रिचुअल्स आए हैं, पंडित जी आए हैं, और शादी हुई है। दोस्तों कुंडली में जो मेरा अनुभव है, जितनी भी कुंडलियाँ मैंने देखी, तो मैंने पाया कि 6 ऐसे भाव हैं, 12 भाव होते हैं कुंडली में, उनमें 6 ऐसे भाव हैं जिनका आपस में संबंध जब बन रहा हो, जब ऐसे ग्रहों की दशाएं आएँ जो इन 6 भावों से संबंध बना रही हो, तो शादी का एक प्रबल योग बनता है। जो पहला भाव है वो लगन, क्योंकि लगन व्यक्ति को स्वयं को दर्शाता है, व्यक्ति खुद की जिसकी शादी हो रही है उसको दिखाता है, तो लगन। 7वां भाव आपका स्पाउस है, जिससे आपकी शादी होने वाली उसको दिखाता है। कुंडली का 2nd हाउस, क्योंकि आपका परिवार शादी कराता है, 2 परिवारों का मिलन हो रहा होता है, पूरे परिवार ही शादी का पूरा अरेंजमेंट करवाते हैं।
सेकेंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार में एक व्यक्ति ऐड हो रहा होता है, वृद्धि हो रही होती है परिवार की, सेकेंड हाउस की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब आज की वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो नाइन्थ हाउस की कर रहे हैं कि नाइन्थ हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिचुअल्स जो होते हैं शादी के वो नाइन्थ हाउस से आते हैं। कुंडली का 12वां भाव ये बेडरूम लाइफ का भाव है, हनीमून का ही भाव है, इसलिए शादी कराता है। और कुंडली का 11वां भाव, 11वां भाव दोस्तों बड़े फंक्शंस का भाव होता है, जहाँ बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। ऐसे जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं वो 11वें भाव से देखे जाते हैं। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का ही भाव है, जो आपकी कोई भी इच्छा है वो फलित होगी कि नहीं होगी पूरी, वो 11वें भाव से देखा जाता है। यानी 11वें भाव में जो प्लैनेट आता है, कोई ऐसी इच्छा जिसमें बहुत बड़े लोग आने चाहिए, बहुत सारे समाज के लोग इकट्ठे होने चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए, वो 11वें भाव से देखा जाएगा। इसलिए शादी के लिए 11वां भाव भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये एक पुरुष की कुंडली है, इनकी शादी हुई है शनि में, शनि महादशा, शुक्र की अंतर्दशा और बुध की प्रत्यंतदशा। अब शनि कौन है दोस्तों? शनि लगन में बैठे हैं। तो मैंने जैसे कहा कि लगन बहुत महत्वपूर्ण है, स्वयं को दर्शाता है। शादी लगन की शनि की महादशा में हुई। शुक्र पुरुष की कुंडली में पत्नी को लाने वाला ग्रह हो जाता है दोस्तों। शुक्र पत्नी का कारक माना गया पुरुष की कुंडली में। और शुक्र की दशा में अगर मैरिजेबल एज है, अगर व्यक्ति की आयु मैरिज के लिए ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी दशा है जिसमें पत्नी जीवन में आएगी। तो शुक्र की अंतर्दशा आई और इनकी शादी हुई, और शादी हुई प्रत्यंतदशा में बुध की। बुध कौन है यहाँ पे? बुध यहाँ पे 9th हाउस के मालिक है। 9th एंड 12th लॉर्ड दोनों शादी के लिए महत्वपूर्ण भाव है। 9th हाउस मैरिज के रिचुअल्स, लीगल वैलिडिटी और बेडरूम लाइफ और हनीमून। 12th हाउस दोस्तों इनके साथ क्या हुआ, इनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। इनकी शादी हुई इस दशा में। नवांश में भी ये बुध जो है सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और शुक्र जो है नवांश के सप्तमेश हैं, तो शादी कराई इन्होंने बुध ने। दोस्तों शादी के तुरंत बाद अब ये बुध जो है लंबी यात्राओं के भी, तीर्थ यात्राओं के भी स्वामी हैं। दोस्तों ये बड़े बड़े मंदिरों में दर्शन के लिए गए हैं पति पत्नी। ये हनीमून के लिए दोस्तों नेपाल गए, और वहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर जो है, जिसको 13वां ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, इन्होंने वहाँ उसके दर्शन किए। 12वां भाव फॉरेन ट्रैवल का है। उसकी शादी होते ही ये तुरंत नेपाल गए हैं घूमने, और वहाँ इन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए। और दोस्तों उसके बाद जब ये इंडिया आए, उस समय अमरनाथ यात्रा चल रही थी। तो इनकी पत्नी के मन में विचार आया कि हमें अमरनाथ यात्रा चलना चाहिए। दोस्तों उसके बाद ये अमरनाथ यात्रा करने भी गए। तो क्यों गए? क्योंकि बुध जो है वो 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड है। लंबी यात्रा कराई और तीर्थ यात्रा कराई, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कराया, अमरनाथ यात्रा पे लोग गए। आइए अगली कुंडली देखते हैं। दोस्तों यह एक पुरुष की कुंडली है। ये क्लाइंट है मेरे, इन्होंने मुझसे कुछ समय पहले कंसल्टेशन ली थी। दोस्तों इनकी जो शादी हुई है वह हुई है शुक्र में शनि में। दोस्तों ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चार्ट है। इसमें हुआ क्या कि जब मैंने इनकी कुंडली देखी, इन्होंने तो खैर किसी और विषय के बारे में मुझसे कंसल्टेशन ली थी। ये प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते थे, फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में। लेकिन मैंने सोचा चलो इनकी शादी की डेट निकालते हैं कि शादी कब हुई होगी। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या आपकी शादी शुक्र में गुरु में हुई है? शुक्र दोस्तों इस कुंडली में लगन में बैठे हैं। एक पुरुष की कुंडली में, ऐसे मैंने पहले ही कहा, शुक्र पत्नी को लेके आते हैं। इनकी जो विवाह की आयु थी उस समय शुक्र की दशा आई थी, तो मैंने उससे अंदाज़ा लगाया कि इस समय शादी हुई होगी इनकी। और फिर मैंने कहा कि गुरु की प्रत्यंतदशा में शादी हुई होगी। क्यों? क्योंकि गुरु यहाँ पे 9th लॉर्ड है दोस्तों। धनु राशि यहाँ पे बैठी हुई है सप्तम भाव में, और गुरु यहाँ बैठे हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी होके गुरु अपने ही भाव को यहाँ दृष्टि दे रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा, उस समय नवंबर चल रहा था, नवंबर 2014 की बात है ये। तो मैंने इनसे पूछा क्या आपकी शादी नवंबर 2014 के आसपास हुई है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी शादी उस समय नहीं हुई है, मेरी शादी उस समय फिक्स हुई थी। उस समय क्या हुआ था, इनका रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन इनकी शादी उसके 3 महीने बाद फरवरी 2015 में हुई, जब शनि की प्रत्यंतदशा आ गई थी। गुरु की प्रत्यंतदशा खत्म हो गई थी और शनि की प्रत्यंतदशा आ गई। और शनि कौन है दोस्तों? देखिए अब शनि यहाँ पे 9th लॉर्ड है, कुंभ राशि 9th हाउस में आ गई है, और शनि यहाँ बैठे हैं, 9th लॉर्ड हैं दोस्तों शनि। तो शादी जो पक्की हुई है वो 7th लॉर्ड ने कराई है, लेकिन शादी का जो फंक्शन है, रिचुअल है, वो 9th लॉर्ड की दशा में हुआ दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ कुंडलियाँ थी जिनसे हमने समझा कि शादी के समय 9th लॉर्ड की क्या भूमिका है, और बहुत बार ऐसा क्यों होता है कि
जब हम शादी की डेट निकाल रहे हैं, टाइमिंग कर रहे हैं, तो 9th लॉर्ड की अंतर्दशा या प्रतिदशा में शादी होती है। तो इस समय ये पता लगता है कि हमें 9th लॉर्ड को भी ध्यान में रखना चाहिए शादी की गणना करने में। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, एक श्रृंखला चल रही है शादी के ऊपर। मैंने अपनी कुछ वीडियोस में बहुत डिटेल में बताया कि कौन से 5 या 6 भाव शादी के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें दूसरे भाव को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि क्यों हमें सेकंड हाउस देखना चाहिए शादी के लिए, और आज हमने 9th हाउस की बात की है। दोस्तों, इसके बाद एक वीडियो मैं कोशिश करूँगा लेकर आऊँ गुरु के गोचर पे। गुरु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जीवन में किसी भी हमारे मुख्य घटना को देखने के लिए, और शादी के लिए बहुत अहम भूमिका है उसकी। उस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा समझाने की कि गुरु का गोचर क्यों इम्पोर्टेंट है, ऐसा गुरु में क्या बात है कि गुरु का गोचर ही शादी के लिए देखना चाहिए, और क्यों। बिना गुरु के आशीर्वाद के शादी नहीं होती। तो फिर मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।